डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, दिस टाइम फॉर सीपीईटी। मुझे पता है कि मेरे कई स्टूडेंट इस वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं, नॉट ओनली दोज जो कि अपियर हुए हैं सीपीईटी उड़ीसा के एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए, लेकिन और भी, क्योंकि ये पेपर सबके लिए उपयोगी है, किसी भी पीजी एंट्रेंस टेस्ट, इवन यूजीसी नेट के लिए या पीजीटी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीपीईटी उड़ीसा 2026 की जो एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस टेस्ट की जो पेपर है, जो अभी बिल्कुल हाल में हुई है, शायद 9 मई को या 10 मई को, उसकी पेपर को एनालाइज करते हैं एंड थोड़ी बहुत चर्चा कट ऑफ पे भी करते हैं। उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू तो मैं देता नहीं, क्योंकि वो तो बस गेस है। लेट अस बिगिन। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप जामिया की आईआर एंड एरिया स्टडी भी देना चाह रहे हैं, जिसमें 15 दिन अभी हैं, तो 15 डेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें मिलते हैं आपको ये सब, और आपके चांस डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने इन डिटेल को मेल करें paulsciencehelp@gmail.com पे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसा मैं हमेशा करता हूं कि ये पूरे पेपर को यदि हम देखें तो कैसा पेपर है। इन्होंने क्या किया है, पेपर तो इजी टू मॉडरेट है, लेकिन इन्होंने ऑप्शंस को थोड़ा ऐसा बनाया है कि 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, और लंबे लंबे स्टेटमेंट भी है, तो चुनने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो, आपका जो है सेल गर्म होता है, उतना आसान नहीं होता है इनकरेक्ट चूज करना, करेक्ट चूज करना ज्यादा आसान होता है। इसके चलते ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बना हुआ है, और कुछ क्वेश्चन तो डेफिनेटली ऑर्बिट भी हैं। एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो किसी को कुछ पता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को यदि निकाल दे, मुझे लगता है 8 to 10, इससे अधिक तो नहीं है। ऑर्बिट क्वेश्चन यदि उनको निकाल दें तो 90 क्वेश्चन इसमें जो है डुएबल हैं, और 90 क्वेश्चन यदि डुएबल होते हैं तो आप समझो किसी भी कंपटीशन में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट 80 प्लस भी लाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 70 to 75 यदि कोई इसमें ले आता है तो डेफिनेटली उसको उत्कल यूनिवर्सिटी एंड ऑल टॉप यूनिवर्सिटी मिल सकती है। 70 प्लस भी बहुत ही अच्छा स्कोर होगा इस पेपर में। विद दिस, चलिए शुरुआत करते हैं। हु डिस्क्राइब फ्रीडम एट द साइलेंस ऑफ लॉ। पहला ही क्वेश्चन जो है आपको इतना आसान नहीं है। वैसे ये बहुत वेल नोन फैक्ट अब हो गया है, लेकिन यदि आपने गौर से थॉमस हॉब्स को पढ़ा हो, ये जो है निगेटिव लिबर्टी के फादर माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा कि लॉ में जो कुछ भी है वो करना, और जिस पे लॉ चुप है, शांत है, साइलेंट है, वो भी आपको करने की आजादी है। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जहां पे कि कोई कानून आपको रोकता नहीं है कुछ करने से, और वही जोन होता है निगेटिव लिबर्टी का, जहां स्टेट हस्तक्षेप नहीं करती है, वो आपको छोड़ देती है कुछ भी करने के लिए। थॉमस हॉब्स। तो यहाँ पे जो और थिंकर दिख रहे हैं उनको चलो देखते हैं। जॉन लॉक, फादर ऑफ लिबरलिज्म, नेचुरल राइट थ्योरी के लिए एंटोनियो ग्रेमिस्ची, हेजेमनी के लिए, और रूसो, जनरल विल, कम्युनिटेरियन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड ऑल, उसके लिए दिखते हैं। फॉर्मल इक्वलिटी बिफोर लॉ इंप्लाइज। अब ये क्वेश्चन आसान है, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, हमारे आर्टिकल 14 में भी है। मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? अब सबसे लंबा स्टेटमेंट सबसे सही, मतलब ईच इंडिविजुअल इंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड इक्वली बाय द रूल्स। मतलब कानून की नजर में सभी बराबर हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन क्या ये रियल लाइफ में होता है, वो डिबेटेबल है। बेसिक नीड अकॉर्डिंग टू सोशल जस्टिस क्या है? अब ये ना वर्ड प्ले है। बेसिक नीड ऑलवेज नेसेसिटी ही हो सकती है। रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, these are the necessity. Honor, equality, equal treatment, equal status, these are the necessity. ना तो ये डिजायर है, हमको ये चाहिए, और ना ही ये प्रेफरेंस या वांट्स हैं। ये सब जो हायर लेवल है, बेसिकली दीज आर नेसेसिटी, और नेसेसिटी को ही मीट करना सोशल जस्टिस है। Who stated freedom as expression of human capacity? Capability approach, capacity। मतलब यदि आप में कैपेबिलिटी है, आप यदि अच्छे हेल्थ के हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, और आपको समाज में बराबरी का हक है, बाजार से लेके समाज में, तो आप कैपेबल हो। इसका मतलब है आप कभी ना तो गरीब रहोगे, ना आप मार्जिनलाइज हो गए, आप मेन स्ट्रीम में हो और आप कुछ भी कर सकते हो। दैट इज द इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी, और कैपेबिलिटी अप्रोच टू फ्रीडम। तो अमर्त्य सेन जो नोबेल प्राइज भी जीतते हैं, सोशल चॉइस थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते हैं, इंडियन हैं। और इन्होंने जो बुक लिखा है, 3 जरूर याद कर लो: डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी री एग्जामिन। इन तीनों बुक को जरूर याद रखो, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ रॉबर्ट नॉजिक दिख रहे हैं, फेमस लिबर्टेरियन, जिन्होंने इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया। एडम स्मिथ जो वेल्थ ऑफ नेशन के लिए जाने जाते हैं, कैपिटलिज्म के फादर।
हु रिमार्क पॉजिटिव फ्रीडम कंसिस्ट ऑफ बीइंग वंस ओन मास्टर, अपने विल के खुद के मालिक, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल, हमारी जो डिजायर है वो उसके मालिक हम हैं, कोई और हमें अंदर से चेंज नहीं करता। इस टाइप का डेफिनेशन पॉजिटिव लिबर्टी का देने वाले इसया बर्लिन थे, जिन्होंने कि करीब मिड 1950s में डिवाइड किया निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी को। और उन्होंने निगेटिव लिबर्टी को कहा सिंपली एब्सेंस ऑफ मैन मेड कंस्ट्रेंट, बट पॉजिटिव लिबर्टी इज इनर फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ बीइंग सेल्फ मास्टर, सेल्फ डायरेक्शन, master of one's own will and desire। इसया बर्लिन, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, 4 essays of liberty नामक बुक के लिए। यहाँ बेंथम दिखते हैं जो फादर ऑफ मॉडर्न काल में यूटिलिटेरियनिज्म है, फेलोसफी कैलकुलेटर, पेन एंड प्लेजर के लिए जाने जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स थॉमस हॉब्स यहाँ पे दिखते हैं लेवाइथन, एब्सोल्यूट मोनार्किज्म या एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के लिए। हु प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इन एन इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव। आप देखोगे इन सब थिंकर में तो जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दिया, तो डिफरेंस प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं, वो जॉन रॉल है, और वो एक लिबरल इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस है। जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर, रिवार्ड, इनकम, वेल्थ, जॉन रॉल। अब यहाँ देखो, ये कहा गया कि इसमें से कौन सा मैच नहीं है, बुक एंड ऑथर। ये आपको आसान इसलिए हो जाता है कि वी ऑल शुड नो कि अंबेडकर जी ने एनाहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था। जॉन रॉल की 1971 की जो सेमिनल बुक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस है। रॉबर्ट नॉजिक ने जो इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया वो इसी बुक में दिया, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974। तो इसका मतलब है कि ये गलत तो होगा ही होगा, क्योंकि ये तीन सही है। तो डेविड मिलर ने जो एक बुक लिखा है, बहुत फेमस है, वो है पॉलिटिकल फिलोसफी वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। लेकिन ये जो बुक है कल्चर एंड इक्वलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एक लिबरल थिंकर ब्रायन बैरी का, कल्चर एंड इक्वलिटी, उसको भी याद कर लो। और डी मिलर तो गलत होगा ही, क्योंकि उन्होंने ये नहीं लिखा है सोशल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन यदि आप ये तीनों जानते हो, जैसे बहुत स्टूडेंट जानते हैं, तो फिर ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। सोशल एक्सक्लूजन डिफर फ्रॉम पोवर्टी बिकॉज, अब ये सब वर्ड प्ले है। सोशल एक्सक्लूजन, यहां तो बी में वही लिखा गया, आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप एंड प्रोसीजर दैट प्रिवेंट पार्टिसिपेशन। यदि आपको इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है, बाजार में हो, समाज में हो, या किसी भी जगह पे पानी पीने की यदि आपकी इजाजत नहीं हो, मंदिर में घुसने की नहीं हो, बराबरी नहीं हो, पार्टिसिपेशन नहीं हो, तो सोशल एक्सक्लूजन है। वो पोवर्टी से अलग है। आप अमीर हो सकते हो, जैसे बी आर अम्बेडकर पढ़े लिखे थे और अपर मिडिल क्लास के थे, लेकिन उनको सोशल एक्सक्लूजन झेलना पड़ता था। दोनों अलग अलग है। गरीब होने का मतलब जो है, आप मान लो कोई ब्राह्मण है, गरीब है, तो मंदिर में जा रहा है, उसको लोग प्रणाम भी कर रहे हैं, उसको सोशल एक्सक्लूजन नहीं है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिकली पुअर है, दोनों में फर्क है। तो बाकी देखोगे तो इसका मीनिंग जो है केवल यही एक सही बचता है, दैट प्रिवेंट पार्टिसिपेशन, दैट इज द की वर्ड, सोशल एक्सक्लूजन। दिस इज पोवर्टी, इट लैक्स ओनली टू लैक ऑफ इनकम एंड मटेरियल डिप्रिवेशन। फोर्स मेजर अभी जो है एक वर्ड इतना ज्यादा आया अभी जब हॉर्मुज क्लोज है, क्योंकि जितने इंश्योरेंस कंपनी थे उन्होंने कहा कि अब हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। आप सोचो, वो तो करार करते हैं, क्योंकि उस पे ना करोड़ों रुपए का जो है तेल और अनाज या जो भी लदा होता है शिप पे, तो उसकी इंश्योरेंस होती है लाखों रुपए में, कह लो। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा फोर्स मेजर। फोर्स मेजर क्या होता है? जब कोई भी करार होता है ना दो व्यक्तियों के बीच में कि हम आपको ये करेंगे, एक फोर्स मेजर क्लाउज होता है। कोई ऐसा चीज हो जाए, भूकंप आ जाए, तो तबाही आ जाए, न्यूक्लियर वॉर हो जाए, तो फिर हम थोड़ी, हमारी करार जो है हम आपको नहीं पूरा कर पाएंगे। तो इसको फोर्स मेजर कहते हैं। अब इसका मतलब लैटिन टर्म है इसका, जो सुपीरियर स्ट्रेंथ और इररेजिस्टिबल कोअर्सन, मतलब जिसको हम नहीं रोक सकते हैं, वैसा कोई चीज हो जाए तो फिर ये करार खत्म। तो फोर्स मेजर का मतलब यही होता है, सॉरी, फ्रेंच लीगल टर्म है फोर्स मेजर, फोर्स से मेजर, मीनिंग एन अनफोर्सिएबल एंड अनअवॉइडेबल इवेंट। जैसे अभी ईरान इजराइल अमेरिका वॉर हो गई, इवेंट बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल दैट प्रिवेंट्स द फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, सुपीरियर फोर्स। तो मतलब ये एक करंट इवेंट क्वेश्चन है, समझो। हु कंसिडर्ड फ्रीडम एज ए कलेक्टिव इंडेवर? ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। कलेक्टिव इंडेवर, जनरल विल क्या है? फ्रीडम एज ए कलेक्टिव इंडेवर, इंडेवर मतलब प्रयास। सब लोग मिल करके जो अपने हायर सेल्फ से सबके भले के लिए, कॉमन गुड के लिए सोचते हैं, डेलिब्रेट करते हैं, उससे जो रूल रेगुलेशन कानून निकालते हैं उसको फॉलो करते हैं, वही फ्रीडम है। फ्रीडम एज ए कलेक्टिव इंडेवर, रूसो, जनरल विल।
यहाँ आपको जेएस मिल दिखते हैं जो हार्म प्रिंसिपल के लिए जानने चाहिए, लिबर्टी के चैंपियन, और जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म जो बेंथम की थी उसको थोड़ा अजीब सा डाइल्यूट कर दिया, उसमें क्वालिटी को लेकर के, केवल क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ प्लेजर, हायर एंड लोअर प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज नॉट कंसिस्टेंट विद जेएस मिल्स कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी। अभी हम जेएस मिल का जिक्र ही कर रहे थे, उनकी ऑन लिबर्टी। सो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन वो कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट होनी चाहिए, ऐसे आपके एक्शन पे जो आपके अपने सेल्फ रिगार्डिंग है, जिसको हार्म प्रिंसिपल उन्होंने कहा। लिमिट्स ऑफ ऑथोरिटी ओवर इंडिविजुअल एक्शन, अगेन हार्म प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब यहां आके ये क्वेश्चन हो जाता है टफ और कंफ्यूजिंग, क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअलिटी का भी प्रिंसिपल दिया था। इंडिविजुअलिटी जो आपको अलग बनाती है, जो आपको एक एक यूनिक इंसान बनाती है, आपका कैरेक्टर सबसे अलग है, आप आप गलतियों से सीखते हो, एक यूनिक इंडिविजुअल बनते हो, इंडिविजुअलिटी, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हो। तो वो भी उन्होंने कहा। अब इन चारों पे इन्होंने कहा तो किसको आप निकालोगे? तो यहाँ पे देखो, लिमिट ऑफ ऑथोरिटी ओवर इंडिविजुअल एक्शन तो है, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट शायद मतलब कि थोड़ा एकदम निगेटिव लिबर्टी हो जाता है, जो एकदम बिल्कुल उनका नहीं था, कुछ पॉजिटिव लिबर्टी का भी पार्ट था। तो आप इसको निकालो, लेकिन फिर भी आप श्योर नहीं हो सकते हो कि ये क्वेश्चन क्या है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग है। कुछ और क्वेश्चन कंफ्यूजिंग मुझे लगे हैं, मैं आपको बताऊंगा। मेरे अनुसार से बेस्ट ऑप्शन बी है, बट यू आर नेवर श्योर, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाए। द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म का सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है? ये बहुत आसान है, रेड्यूस और रिमूव इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यही तो है ना। मतलब सबको जो है बराबर इनकम लगभग होनी चाहिए, समाज में बहुत ज्यादा इनकम का डिफरेंस, वेल्थ का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बाकी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो काटते हैं नहीं, इंडिविजुअल फ्रीडम कोई इसका कोर प्रिंसिपल नहीं है, मार्केट कंपटीशन नो, स्टेट आगे आता है। इजी, हु आर्ग्यूड दैट कैपिटलिज्म कंटेन द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। ये तो यदि आपने मार्क्स को पढ़ा हो, मार्क्स ने जितनी अच्छे से कैपिटलिज्म का डाइसेक्शन किया या एक तरह से पोस्ट मॉर्टम किया, उतना इवन कैपिटलिस्ट थिंकर ने नहीं किया। उन्होंने कहा था कि इसमें ना खुद ही उसके उसके तबाही के बीज छिपे होते हैं, क्योंकि ये बार बार जो है वो क्राइसिस में आता है। उसका कारण यह है कि कैपिटलिज्म एक कंट्राडिक्टरी सिस्टम है, इसके अंदर में ही कंट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म जो है ढेर सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर देता है, इतना ज्यादा कि उसके लिए मार्केट मिलना मुश्किल होता है। लेकिन उसके खरीदार कौन है? वो मुट्ठी भर कैपिटलिस्ट नहीं है, वो तो बहुत छोटे से पॉपुलेशन का पार्ट है। जो टीमिंग मिलियंस हैं, बिलियंस हैं, जो बेचारे वर्कर हैं, उनके पास उतना पैसा तो होना चाहिए कि वो उस सामान को खरीद सके जो कैपिटलिज्म प्रोड्यूस करता है। और उन टीमिंग मिलियन वर्कर को तो आप सबसिस्टेंस लेवल पे रखते हो, थोड़े से पैसे देते हो बहन ताना, कमोडिटी के रूप में उनके लेबर को पूरा पे नहीं करते हो। तो एक तरफ आप ह्यूज नंबर ऑफ प्रोड्यूस बनाते हो, दूसरी तरफ खरीदार नहीं मिलते हैं, तो आपका ये कंट्राडिक्शन, ऐसे कई कंट्राडिक्शन जो है उन्होंने बताए हैं। इसके चलते वो उनकी डिस्ट्रक्शन का सीड उसी में छिपा रहता है, कार्ल मार्क्स। यहाँ माओ जेदांग लिखते हैं, जो कि कंट्राडिक्शन की थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जो है दो टाइप का जो है कंट्राडिक्शन कहा था, जो एक रिजॉल्वेबल है और एक जो रिजॉल्व हो ही नहीं सकती है, दैट काइंड ऑफ कंट्राडिक्शंस। एडम स्मिथ, अगेन फ्रेडरिक एंगल जो है वो मार्क्स के हमेशा लाइफ लॉन्ग साथी रहे, एक तरह के कैपिटलिस्ट थे, लेकिन वो मार्क्स को हेल्प करते थे। जिन्होंने लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स दिया है, प्रोसीजरल जस्टिस इज प्राइमरली कंसर्न विद, यहाँ ध्यान दो कि जॉन रॉल ने जो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी, उनको उन्होंने प्योरली प्रोसीजरल जस्टिस कहा था, क्योंकि जस्टिस एज फेयरनेस जो है एक रूल रेगुलेशन है और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो जस्टिस को इंश्योर करती है। इसी को प्रोसीजरल जस्टिस कहते हैं। फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यदि ट्रांसपेरेंट हो, यदि वो सब के लिए बराबर नजर रखता हो, कोई पक्षपात नहीं हो, उसमें न्याय हो, फेयरनेस हो, तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो जो है वो न्याय होगा, ये आशा करती है प्रोसीजरल जस्टिस। इसके अगेंस्ट में सब्सटैंटिव जस्टिस है, जो ये कहती है कि भले ही किस टाइप का रूल रेगुलेशन आप बनाते हो, क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है, एक्चुअली यदि आउटकम जस्ट है, मतलब कोई भी जो अनजस्ट सिस्टम को झेल रहा है उसको जस्टिस मिलती है, मान लो एक्चुअल में उसको जस्टिस मिलती है, जिसको हम देख सकते हैं जस्टिस होते हुए, तो सब्सटेंटिव जस्टिस। फॉर एग्जांपल, रॉल का जो डिफरेंस प्रिंसिपल है वो सब्सटेंटिव जस्टिस है। आप देख सकते हो कि गरीब लोगों को कहा जा रहा है कि ज्यादा जो है वो इनकम उसको मिलना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में, ये रियल जो है गरीब लोगों को हेल्प होगा, ये सब्सटेंटिव जस्टिस इज नॉट प्रोसीजरल जस्टिस। Who indicated fear and necessity motivate human nature that impels them towards liberty? Again एक दूसरा स्टार क्वेश्चन सिपेट निकालता है। एक्चुअली यदि आप थॉमस हॉब्स का देखो तो इतनी कंट्राडिक्शन मिलेंगे, एक तरफ इंडिविजुअलिटी है, एक तरफ निगेटिव लिबर्टी, और दूसरी तरफ एब्सोल्यूटिज्म है, एब्सोल्यूट सॉवरेन, सब पावर जो है सॉवरेन के पास में, कुछ भी कर सकता है आपको।
उसी तरीके से है, एक तरफ जो है फियर एंड नेसेसिटी है, फियर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, जान जाने का खतरा, उसके चलते आप जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हो, लेकिन वही आपको लिबर्टी देता है साइलेंस ऑफ लॉ के रूप में। तो डर जो है आपको लिबर्टी देता है, आप डरते हो इसीलिए अपनी सारी ताकत जो है एक सॉवरेन में देते हो, वो पीस एंड लिबर्टी मेंटेन करता है, तो आपको लिबर्टी मिलती है। सो लिबर्टी थ्रू पीस एंड नेसेसिटी, थॉमस हॉब्स। थोड़ा कंट्राडिक्टरी। मैक्स वेबर दिखते हैं अपने आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं, थ्री टाइप ऑफ अथॉरिटी के लिए भी जाने जाते हैं, करिस्मेटिक, ट्रेडिशनल एंड रैशनल लीगल, जिसमें से अंतिम जो है वो मॉडर्न काल की ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी है, लीगल रैशनल अथॉरिटी। टीएच ग्रीन यहाँ दिखते हैं, जो मॉरल आइडियलिस्ट थिंकर हैं इंग्लैंड के, जिन्होंने की एक कॉमन गुड की ऑलवेज बात की, मतलब जो इंडिविजुअल को राइट मिलता है, ऑफ कोर्स उनके अनुसार से स्टेट और समाज ही वो राइट देता है, लेकिन वो अधिकार देता है आपको पूरे समाज के भले के लिए, अपने को मोरली डेवलप करने के लिए, ना कि अपने के खुद के मजे के लिए। टीएच ग्रीन। हु इवेल्युएट्स बिहेवियरलिज्म एज ए प्रोटेस्ट मूवमेंट विद इन पॉलिटिकल साइंस? इसका जवाब कहीं पे आपको डेविड ईस्टन मिलेगा, कहीं पे रॉबर्ट डहल, लेकिन सही इसका आंसर मुझे लगता है रॉबर्ट डहल है, क्योंकि इन्होंने अपने एक आर्टिकल में द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, इपीटैप फॉर ए मॉन्यूमेंट टू ए सक्सेसफुल प्रोटेस्ट। इपीटैप का मतलब होता है मर्सिया, जो आप किसी के टॉम पे जब कोई आदमी मर जाता है उस पे जो उसकी बड़ाई लिखते हो, ये थे, तो उसको मर्सिया कहते हैं, जब किसी के मरने पे जो हम उनकी बड़ाई करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है, जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल साइंस है नॉर्मेटिव, उसके लिए हम मर्सिया पढ़ने जैसा है बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, वो उसके मौत का जो है घोषणा है, टाइप ऑफ। रॉबर्ट डहल, मतलब ये सब वो थिंकर है जिन्होंने ये कह दिया था कि नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल थ्योरी का डिमाइस हो चुका है बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के चलते। अब यहाँ पे जो है अगेन ऑथर बुक में कौन सा गलत है, यहाँ भी जैसे मुझे पता है, आप ही लोग को पढ़ाते हुए मैंने कोई याद नहीं किया, लाइक ग्राहम वॉलास जो है वो 1908 में लिखते हैं ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, जो कि एक रिवॉल्यूशन लाता है साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिटिक्स। आर्थर बेंटली जो है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट लिखते हैं, ग्रुप थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। वॉल्टर लिपमैन अभी छोड़ देते हैं। और इस एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है, वो वी ऑल शुड नो कि ये हैरोल्ड लास्की की बहुत फेमस बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इसका मतलब यदि ये तीन सही है, इसका वॉल्टर लिपमैन ने ये नहीं लिखा होगा पब्लिक ओपिनियन, इनकरेक्ट होगा। सॉरी, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, स्टुअर्ट ए राइस ने नहीं लिखा होगा, इसका मतलब वॉल्टर लिपमैन ने लिखा होगा पब्लिक ओपिनियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जाना, ये छुपा हुआ बुक है, हमें भी उतना याद नहीं है, लेकिन आप भी अब याद कर लीजिए, मुझे भी याद होना चाहिए कि वॉल्टर लिपमैन पब्लिक ओपिनियन नाम की बुक लिखते हैं, क्योंकि एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हैरोल्ड लास्की लिखते हैं, जो मैं जानता हूं और आपको भी जानना चाहिए। Among the following political scientists do not belong to the Chicago School of Behavioral Political Science. Chicago School of Behavioral Political Science के स्थापक थे चार्ल्स मेरियम, जिनको कि आप फादर ऑफ बिहेवियरल रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कह सकते हो। 1925 में एक बुक लिखा था, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आगे इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। उनके जो शिष्य थे, हैरोल्ड लैसवेल थे, हर्बर्ट साइमन थे, वीओ के थे। तो यहाँ पे केवल एक थिंकर जो है वो ऑड वन आउट है, और यही सही जो है ऑप्शन है विल्फ्रेडो पेरोटो, जो कि इलीट थ्योरी के थिंकर माने जाते हैं, इटली के, जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ इलीट एंड मेनी अदर मास ऑफ माइंड इस टाइप के बुक लिखे, और उन्होंने इलीट थ्योरी पे काफी काम किया, विल्फ्रेडो पेरेटो, खास करके सर्कुलेशन ऑफ इलीट एंड हिस्ट्री एज द ग्रेव यार्ड ऑफ इलीट्स। Which of the following slogan is most closely associated with post behavioralism? Post behavioralism always कहता है कि केवल फैक्ट 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 नहीं, रिलेवेंस देखो, एक्शन एंड रिलेवेंस, जो जो फैक्ट ला रहे हो उसका सोशल रिलेवेंस क्या है, ये आगे निकल गए हैं बिहेवियरलिज्म से, जहां वैल्यू फैक्ट इंटीग्रेशन किया जाता है। तो सेवन क्रेडो जो रिलेवेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, उसको देखो, सब्सटेंस, चेंज, ब्रूट रियलिटी, पढ़ लेना। ये डेविड ईस्टन की है, और इसी से इस टाइप के क्वेश्चन आपको सभी क्रैक हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। इनकरेक्ट यहां से शुरू होती है इस क्वेश्चन में, इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट। आपका सेल गर्म हो तो आप करेक्ट भी देख सकते हो, और फर्स्ट टिक पे टिक मार के चले जाओ, गलत हो जाएगा। अब सबसे लंबा चलो पढ़ते हैं, ज्यादा चांस उसी का सही होने का है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जनरली फोकस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी अवॉइड हिस्टोरिकल एनालिसिस, ये गलत है। दे डू हिस्टोरिकल एनालिसिस, नॉर्मेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस, लार्जली नॉर्मेटिव होते हैं। तो पॉलिटिकल और प्रेफर डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब टॉप डाउन, ऊपर से पहले वो
पहले ही वो हाइपोथेसिस दे देते हैं फिर टेस्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। इसका जो उल्टा होता है इंडक्टिव रीजनिंग होती है। पहले फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन गैदर करो, उसको क्लासिफाई करो, कैटेगराइज करो, फिर पैटर्न देखो, फिर हाइपोथेसिस बनाओ। दैट इज कॉल्ड ए इंपिरिकल अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच रीजनिंग इज ट्रेडिशनल अप्रोच लाइक प्लेटो। Who among the following is most closely associated with the advocating philosophical approach in political theory? तो philosophical approach यदि आप देखोगे इन सब में, ये सब में कई जो है empirical approach के हैं। सबाइन तो आप कंफ्यूज कर सकते हो लियो स्ट्रॉस, लेकिन वो जो है ना, ये राइटर हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट के, कोई खुद देने वाले नहीं। लियो स्ट्रॉस जिनका लाइफ लॉन्ग एक तरह का इंटेलेक्चुअल झगड़ा रहा हर्बर्ट साइमन की तरफ, इनका था कि पॉलिटिकल थ्योरी इज अबाउट वैल्यू, अबाउट नॉर्मेटिज्म, क्या अच्छा है। ऐसा नहीं केवल फैक्ट फैक्ट फैक्ट, और फैक्ट और वैल्यू को सेपरेट नहीं किया सकता, क्योंकि काफी लड़ाई रही हर्बर्ट साइमन के साथ लियो स्ट्रॉस। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इनमें एक्सटीन को भी आप नहीं जानते हो, कैटलिन को भी आपको पता नहीं होगा, और सबाइन और लियो स्ट्रॉस में आप कंफ्यूज भी। हु रोट पॉलिटिकल लिबरलिज्म? 1993 में जॉन रॉल ये बुक लिखते हैं, बहुत फेमस बुक है, तो आसान क्वेश्चन है। Who articulated justice in society is a reflection of justice in mind? अगेन ये थर्ड स्टार क्वेश्चन है, जो आपको एक सिंपल फैक्ट को जो है ना कॉम्प्लेक्स बनाता है। प्लेटो का आप याद करो कि जस्टिस इज हार्मनी ऑफ सोल। प्लेटो का याद करो कि सोसाइटी या स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। प्लेटो का याद करो कि माइंड का थ्री पार्ट होता है, ट्राइपार्टाइट, जिसमें एक जो है विजडम से गाइडेड होता है, एक एपेटाइट से, एक स्पिरिट से। उसे समाज का तीन पार्ट होता है, जो विजडम से गाइडेड होते हैं फिलोसफर किंग, जो स्पिरिट से ऑक्सिलरी, और जो एपेटाइट से प्रोड्यूसर क्लास। उनके बीच का डिवीजन हो, और एक अपने अपने काम को, अपने स्टेशन ऑफ लाइफ जो आपको क्लास मिला है उसको सर झुका के अपने आत्मा के प्योरिटी से काम करना ही न्याय है। यदि माइंड में हार्मनी है तो समाज में हार्मनी है। हार्मनी इज जस्टिस। ये सब कहने वाले जो है प्लेटो थे अपने बुक रिपब्लिक में। यहाँ थॉमस एक्यूनास दिखते हैं, जो कि मेडिवल काल के बहुत ही एक नॉर्मेटिव थिंकर है। 5 प्रूफ ऑफ गॉड उन्होंने दिया, 4 टाइप का उन्होंने लॉ दिया, काफी मोरलिटी पे उन्होंने लिखा है। सुम्मा थियोलॉजी का उनकी बुक है, देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये इतना ज्यादा इन्होंने इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा है कि आपको थोड़ा टफ हो जाता है। यहाँ पे चलो सबसे बड़ा देखते हैं। प्लेटो फेवर्ड द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम द स्कीम ऑफ एजुकेशन। यहाँ मिल जाता है सही, सबसे बड़ा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट। ये ऐसा उन्होंने नहीं किया था, आपको पता है, वुमेन को उन्होंने बिल्कुल अलाउ किया था कि आओ पढ़ो मेल चाइल्ड के साथ में। इसका मतलब ये सब सही होगा। Plato believed in state-controlled education, education aimed at morality, making philosopher king. Plato's education was meant for artisan as well as peasant as well as सभी क्लास के लिए था वो। 25 देखो, identify the incorrect statement regarding the criticism of Aristotle's classification of government। तो इनका जो क्रिटिसिज्म में से कौन सा गलत है? इसका मतलब 3 क्रिटिसिज्म सही होगा, जो 6 टाइप का इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बांटा था ना, मोनार्की, टेरेनी, ओलिगार्ची, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, डेमोक्रेसी। तो अब सबसे लंबा चलो ये देखते हैं। His scheme classifies form of no, it is considered fully applicable to modern nation state. He regarded यहाँ पे देखो, he regarded democracy as the best form of government। कभी ऐसा सोच सकते हो, उन्होंने डेमोक्रेसी को perverted form of government कहा था, नीचे गिरा हुआ पॉलिटी का फ्रंस, जिसमें कुछ लोग अपने फायदे में रूल करते हैं इन द नेम ऑफ मनी। डेमोक्रेसी परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गलत है। मतलब ये क्रिटिसिज्म जो है ये नहीं है, ये तो उन्होंने कहा भी नहीं था, तो ऐसा वो उनको कोई क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये 3 पढ़ लेना वो सही है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ही द परवर्टेड फॉर्म ऑफ किंगशिप इज, किंगशिप का जो परवर्टेड फॉर्म था वो टिरेनी था। मतलब किंगशिप है एक आदमी का शासन, लेकिन सबके इंटरेस्ट में, सबके भले के लिए। और टिरेनी क्या है? एक आदमी का शासन एक आदमी के भले या इंटेलिजेंस के लिए। तो टिरेनी सबसे खराब टाइप ऑफ, वन ऑफ द सबसे खराब। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु इंडिकेटेड ए स्ट्रॉन्ग प्ली फॉर एन एब्सोल्यूट मोनार्की? अब यहाँ पे देखो, एब्सोल्यूट वर्ड आते ही ना आपको हॉब्स का नाम याद आना चाहिए। ऑफ कोर्स ये अलग बात है कि एब्सोल्यूट मोनार्की यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कि ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कहा कि केवल मोनार्की ही एब्सोल्यूट हो। कोई भी सॉवरेन हो, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो ओलिगार्ची हो, चाहे वो इवन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। मतलब उसकी पावर का कोई अंत नहीं है। सारी पावर जो जनता अपनी उसको सौंप देती है, एक्सेप्ट वन, सेल्फ प्रिजर्वेशन का। तो हॉब्स, लेकिन वो फिर भी मोनार्की को वो प्रेफर करते थे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि उनका कहना था कि एक आदमी की कितनी भी इच्छा हो, भूख हो, उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में कई लोगों के भूख को कैसे जनता शांत करेगी? सो इट्स हॉब्स।
यहाँ एरिस्टोटल दिखते हैं, वी ऑल नो कितने बड़े मतलब उनकी जो पॉलिटिक्स है, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप कह सकते हो, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जाने जाते हैं, 6 टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मैकियावेली दिखते हैं, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर फॉर मेनी रीजन, पहले द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम वाज द रिनेसा। among the political philosopher who has pioneered his letters of toleration। यहाँ आप कंफ्यूज करोगे कि एन एसे ऑन टॉलरेशन पे उन्होंने लिखा है, लेकिन लेटर्स ऑन टॉलरेशन, तो लेकिन यहाँ तो हिज लेटर्स ऑन टॉलरेशन, लेकिन इसको उस नाम से भी जाना जाता है, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन भी, और उसका दूसरा नाम जो है नाम है हिज लेटर्स ऑफ टॉलरेशन। ऑफ कोर्स जॉन लॉक। तब तो बहुत आसान हो जाता है, ये बुक तो बहुत ही फेमस है। इनकी ईयर भी देखो, लगभग इसी टाइम में जो है वो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट भी लिखते हैं, जिसमें अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं। यहां से इस बुक से ही जो है लिबरलिज्म में टॉलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। वी नीड टू टॉलरेट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, देयर एस्पिरेशंस। टॉलरेशन जो है वो क्रिश्चियनिटी से आती है और वो लिबरलिज्म में आ जाती है। Who said man was basically good and it is only the wrong actions which make him wicked? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, सब डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है। आप सोचोगे किसने कहा है, क्या लॉक भी गुड नेचर को बोलता है मैन का, और रूसो भी, यही दो, लेनिन और मिल, तो शायद आप नहीं कंफ्यूज करोगे, लेकिन ये इसका सही आंसर मेरे हिसाब से रूसो है। क्योंकि आप याद करो कि वो नोबल सैवेज की बात करता है, उनका ये कहना होता है कि जो बाय नेचर जो है मैन गुड है, दूसरे का हार्म नहीं करते, उनको दर्द होता है, दूसरे का खून देख के दर्द होता है, दूसरे का कष्ट देख के दर्द होता है, अपने को खुश रखना चाहते हैं, दैट इज देयर। लेकिन सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जिसको समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऊंच नीच, उसके चलते उसका जो नेचर डिबेस होता है और रॉन्ग एक्सेस होता है, रूसो। लेकिन फिर भी डिफिकल्ट, द सेंट्रल थीम ऑफ बिहेवियरलिज्म डज नॉट एडॉप्ट। तो बिहेवियरलिज्म में क्या नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी है, वेरिफिएबिलिटी है, ऑब्जर्वेबिलिटी है, लेकिन वैल्यू बेस्ड नहीं है। ये वैल्यू और फैक्ट को सेपरेट करता है, वैल्यू को त्यागता नहीं है, लेकिन वैल्यू को फैक्ट से अलग रखता है। सो दिस इज द ऑड वन आउट। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लिबरलिज्म? ऑफ कोर्स जॉन लॉक। जॉन लॉक को आप फादर, ये सब लड्डू क्वेश्चन है जो आपको यहाँ इमैनुअल कांट दिखते हैं। इनकी एक चीज याद रखनी है तो कैटेगरिकल इंपेरेटिव याद रखो, वो यूनिवर्सल मोरल परसेप्ट जो आप चाहते हो कि दुनिया में लागू हो, ऐसा ही काम आप करना चाहते हो, दैट इज कैटेगरिकल इंपेरेटिव। मतलब आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो आप चाहते हो कि दुनिया का कानून बन जाए, मोरल कानून बन जाए। Who said the criticism of religion is the beginning of all criticism? ये सब बहुत डिफिकल्ट है। Who said ऑलवेज बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये किसने कहा है? तो यहाँ से शुरुआत होती है, मतलब एक तरह से कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो मार्क्स का ये कहना था कि यहाँ से शुरुआत होती है सभी टाइप के क्रिटिसिज्म की। मतलब रिलीजियन जो है वो ओपियम है, वो एक नशा है, वो आपको भरमाता है, और यदि आप उसकी क्रिटिसिज्म करोगे ना, तो ही आप कैपिटलिज्म की क्रिटिसिज्म कर पाओगे। सोशल कुरीति, जो जो क्लास का जो एंटागोनिज्म है या बंटवारा है समाज में, जो भेदभाव है, उसकी क्रिटिसिज्म कर पाओगे। सो मार्क्स विल बी द राइट आंसर इन माय व्यू। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, सरप्लस वैल्यू कहाँ से आता है? सरप्लस वैल्यू जो है, वो जो लेबर को आप मार्केट प्राइस पे एज ए कमोडिटी जो खरीदते हो, और जो लेबर वैल्यू क्रिएट करता है, दोनों का डिफरेंस जो है वो सरप्लस लेबर है। आप खरीदते हो 400 रुपए में कारपेंटर को एक दिन के लिए, और वो वैल्यू क्रिएट करता है कुर्सी या टेबल बना के 4,000 का। तो ये जो डिफरेंस है वो सरप्लस वैल्यू है। सो अनपेड लेबर ऑफ द वर्कर, आपने वर्कर का पूरा लेबर पे नहीं किया है, जो वैल्यू आपने प्रोडक्ट में घुसा दिया उस अपने लेबर ने अपना, आपने उसको मार्केट रेट पे, उसको एज ए कमोडिटी उसका वैल्यू को पे किया है। हु सेड वॉर इज द मिडवाइफ ऑफ द वर्ल्ड रिवॉल्यूशन? तो मतलब कि वॉर से ही जो है वर्ल्ड रिवॉल्यूशन निकलता है। तो ये कथन जो है, ये सब बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। हु सेड जैसे ही पूछते हैं, क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होता रहता है। और ये कहा है लेनिन ने, यहाँ उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, इस कोट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, बट दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन। और ऐसे मैंने जैसे बताया कि 10-12 क्वेश्चन ऐसे इस पेपर में जो डिफिकल्ट है। इन मनुस्मृति विच चैप्टर प्राइमरली डील्स विद द नेचर ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज ऑफ द किंग? अब ये और डिफिकल्ट हो गया है, दीज आर अरबी टाइप ऑफ क्वेश्चन। और यहाँ
तो इस जगह तक आते आते आप थक जाओगे, आपको लगेगा कि ये पेपर बहुत ही टफ है चैप्टर 7 में। अब ये कौन याद रखता है किस चैप्टर में क्या है? अकॉर्डिंग टू among the following scholar who is generally regarded as the intellectual godfather of behavioral political science। ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इजी नहीं है। जो बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के फादर जो पॉलिटिकल साइंस में, उसको चार्ल्स मेरियम को आपको मानना चाहिए, जो कि शिकागो स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के फाउंडर हैं। उनके जो शिष्य हैं हमने देखा भी, वो हेरोल्ड लैसवेल हैं, हर्बर्ट साइमन भी हैं उसके। तो कई उनके थिंकर, रॉबर्ट डहल भी उससे निकल के आते हैं। तो एक एक पायनियर, और उनकी जो एक बुक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925, वो भी याद रखना चाहिए। चार्ल्स मेरियम, द फाउंडर ऑफ बिहेवियरल रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ से जो है कई इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन तो आगे भी है, यहाँ भी है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गांधी जी इंट्रोडक्शन ऑफ रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स। मतलब तीन सही है, एक गलत है। अब ये जो पहला ही है ना, ये जस्ट उल्टा इन्होंने कर दिया। वॉक इन द फियर ऑफ गॉड एंड बी अफ्रेड ऑफ मैन। कभी ये बोलेंगे कि दूसरे आदमी से डरो? कभी नहीं बोलेंगे। ये कि वॉक इन द फियर ऑफ गॉड एंड बी अफ्रेड ऑफ नो मैन, किसी से मत डरो। तो यही गलत हो गया। जैसे ही गलत हुआ आप पढ़ लेना है। ये तीन मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। टाइम बचाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ लेना। ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। Who among the following was the primary social reformer responsible for the abolition of सती प्रथा? ये सबको मैं लड्डू क्वेश्चन कहता हूँ। वी ऑल नो राजा राम मोहन रॉय विलियम बेंटिंग के जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे, उनके साथ मिलके उसको, इस प्रथा को खत्म करते हैं। In Nehru's thought, nationalism must be harmonized with नेशनलिज्म विद इंटरनेशनलिज्म, यही था नेहरू जी का। तो यहाँ इंटरनेशनलिज्म से आता है ग्लोबल कॉपरेशन, ना कि रिलीजियस सुप्रीमेसी। इंपेरियलिज्म नो नो, फासिज्म नो नो। तो एक ही बचता है, ग्लोबल कोऑपरेशन और इंटरनेशनलिज्म। आप याद करो कि नेहरू जी कितने ग्लोबल एरिना में कितने जगह जाते हैं और किस किस तरह नाम की स्थापना तक करते हैं। पंडिता रमाबाई traveled to which country to study and raise funds for opening a home for high caste Hindu widows in India? ये देखो, दो जगह स्टडी करने के लिए तो वो यूके गई थी, इंग्लैंड गई थी। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो पैसा उनको जो हो पाया था, वो स्त्री धर्म नीति या उस तरह, वो बुक को देख लेना। वो लिख करके जो पैसा मिला था उससे, बाद में वो जो है 1980s, लेट 1980s में यूएस जाती हैं। वहाँ रमाबाई एसोसिएशन की फाउंडेशन होती है, और वहां पे वो हाई कास्ट हिंदू वुमेन नाम की बुक लिखती है। उसे भी काफी पैसा मिलता है। फिर लौट करके जब वो आती हैं तो मुक्ति सदन की स्थापना करती हैं। तो यूएसए विल बी द बेटर आंसर। द फोर पिलर स्टेट जो लोहिया का है, उसमें चार पिलर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखो, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज। ऑफ कोर्स ये आसान क्वेश्चन है। ये सब पहला क्वेश्चन भी, इसके पहले भी क्वेश्चन आसान था। अकॉर्डिंग टू मनु, ब्राह्मण परफॉर्म थ्री फंक्शन इन सोसाइटी विच दे डोंट परफॉर्म। कौन नहीं परफॉर्म करते? ये सब भी आसान क्वेश्चन है। वो टीचर हो सकते हैं ब्राह्मण, प्रीचर मतलब आप उपदेश दे सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, प्रोटेक्टर तो क्षत्रिय क्लास होंगे, ये तो होंगे नहीं। तो ये ऑड वन आउट है। Who was the leading advocate of the view that public administration differs fundamentally from private administration? कुछ थिंकर जो हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क करते हैं, उसमें वन ऑफ द बेटर नोन इज पॉल एच एपलबाई। इसके अलावा हर्बर्ट साइमन भी करते हैं और कई और थिंकर भी करते हैं। तो यहाँ पे पॉल एच एपलबाई मिल गए तो आप सीधे टिक मार लो। यहाँ पे पीटर ड्रकर दिखते हैं, मॉडर्न काल में मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं। ऑन्टरप्रेन्योरशिप पे उन्होंने लिखा है, इनोवेशन पे लिखा है, और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के लिए जाने जाते हैं। लूथर गुलिक, जो कि रैंडल उर्विक के साथ मिलकर के पॉज्ड कॉर्प देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी देते हैं, 4P देते हैं, मेनी अदर। हर्बर्ट साइमंस कंट्रीब्यूशन इज सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक साइट ऑफ डिसीजन मेकिंग करार देते हैं हर्बर्ट साइमन। इनकी रैशनल चॉइस थ्योरी, जिसमें तीन जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इंटेलिजेंस, और उसके बाद डिजाइन, और फिर चॉइस, इसको याद रखो। उन्होंने बाउंडेड रैशनलिटी और सेटिस्फाइसिंग, ये सब टर्म भी जो है कॉइन किया था एडमिनिस्ट्रेटिव मैथ। द फाइंडिंग्स ऑफ हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट आज डिस्कस्ड इन। ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि जनरली ये बुक जो है कहीं सामने आता नहीं है, लेकिन एक बार जान जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। ये स्टार क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। जो एल्टन मायो के साथ जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के उनकी टीम ने हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से चीफ थे F.J.
रॉथल्सबर्गर। और रॉथल्सबर्गर ने ये बुक लिखा था मैनेजमेंट एंड द वर्कर, और इसमें उन्होंने जो है हॉथरिन ने एक्सपेरिमेंट, तो इनका नाम भी रॉथल्सबर्गर का याद रखो, मैनेजमेंट एंड द वर्कर। Which of the following is not a contribution of F.W. Taylor? Taylor is known for scientific management, so principle of scientific management लिखते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट नाम की बुक लिखते हैं, ए पीस रेट सिस्टम नाम की बुक लिखते हैं, लेकिन वर्क एंड ऑथोरिटी इन इंडस्ट्री जो है वो लिखते हैं रेनार्ड बेंडिक्स। ये भी बुक छिपा हुआ है, तो ये दो बुक को क्यों ना याद कर लो कि आगे के एग्जाम में काम आए। मैनेजमेंट एंड द वर्कर, रॉथल्सबर्गर, एंड वर्क एंड ऑथोरिटी इन इंडस्ट्री, रेनार्ड बेंडिक्स। Who is the chief architect of the new public administration movement? Of course, Dwight Waldo, लेकिन फ्रैंक मैरिनी भी उनके साथ में जुड़े हुए थे, और इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया 1968 में, और उसी से निकल के आई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Who coined न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? 1980s, लेट 1980s में, 20 साल बाद जबकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आई, एक नई जो है चेंज पब्लिक मैनेजमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा गया। उस समय तक दुनिया इतनी बदल गई थी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में वेलफेयर स्टेट की गूंज थी। स्टेट को फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल केयर, फ्री ओल्ड एज केयर, ये सब देना चाहिए। डिमांड लेड ग्रोथ, केनेसिनिज्म चल रहा था, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने को वेलफेयर स्टेट से अलाइन करने की कोशिश थी। 20 साल में जब थैचर रेगन का जमाना आया तो सब उल्टा हो गया। अब उस समय फ्रेडरिक हयाक और नॉजिक का टाइम आ गया था, जहां सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, खर्चा कम करो, वेलफेयरिज्म को कम करो, फिस्कल डेफिसिट कम करो, मार्केट को आगे लाओ, स्टेट को पीछे ले जाओ, नियो लिबरलिज्म, गोल्ड वॉर खत्म हो रहा था। और उस समय में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने को बाजार से अलाइन करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट प्रैक्टिस को पब्लिक सेक्टर में अपनाने की कवायद के रूप में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का आगाज हुआ। इसमें जो है क्रिस्टोफर हुड का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि क्वाइन ही जो ये टर्म है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये क्रिस्टोफर हुड ने किया। पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन नाम की वो आर्टिकल लिखते हैं, और उसमें वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को क्वाइन करते हैं, क्रिस्टोफर हुड। अब्राहम मैस्लो दिखते हैं, जो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। फ्रैंक गुडनॉ दिखते हैं, जो कि वुड्रो विल्सन के साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स, या कह लो पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो है एक डाइकोटमी क्रिएट करते हैं। द मॉडर्न इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम इज कन्वेंशनली डेटेड फ्रॉम, मतलब एक माना जाता है कन्वेंशनल एक डेट है बिग बैंग, जिसको हम कहते हैं पीस ऑफ वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया ट्रीटी 1648। उस दिन को हम कहते हैं कि दुनिया में इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम की शुरुआत होती है। वैसे ये काफी डिबेटेबल है कि क्या उस दिन से शुरुआत होती है, उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ ये सब क्वेश्चन जो है ना कुछ कॉमन है, अभी जामिया में भी ये सब क्वेश्चन पूछा गया। कई क्वेश्चन जो मैं आज एनालाइज कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले जो मैंने जामिया का एनालाइज किया था उसमें भी कॉमन थे। उस दिन में मैंने कहा था कि क्यों ना इसका डेट भी याद कर लो। मुझे याद इसलिए हुआ कि उन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम में डेट पूछ दिया, 24 अक्टूबर 1648। यूएन चार्टर जो है साइन होता है 26 जून 1945, कांग्रेस ऑफ वियना, जिसमें कि 5 पावर जो है मिल करके एक बैलेंस ऑफ पावर यूरोप में चलाते हैं आफ्टर नेपोलियन वॉर। एंड ट्रीटी ऑफ वर्साई पेरिस, जहां पे कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने पे एक ट्रीटी होती है, शांति होती है, लेकिन इसमें बीच छिपे होते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के, क्योंकि जर्मनी के नेशनलिस्ट प्राइड को इतना प्रिक किया जाता है थ्रू दिस ट्रीटी ऑफ वर्साई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर? ये क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें दो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स नॉन स्टेट एक्टर है, ह्यूमन राइट नॉन स्टेट एक्टर है, लेकिन अंगोला जो एक कंट्री है वो स्टेट एक्टर है, और आसियान भी जो है केवल स्टेट के ही मेंबर्स में होते हैं। इसका मतलब ये भी स्टेट है। इवन जितने भी आईजीओ हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टेट एक्टर है, इसलिए ये दो इसमें ऑप्शन सही होने के चलते ये गलत हो जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द 20 ईयर क्राइसिस? ये सब लड्डू क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। आप पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू देखोगे तो आपको ये कितने जगह मिल जाएंगे। एच कार ने लिखा था 20 ईयर क्राइसिस। रियलिज्म को ये आगे लाते हैं, मोरल आइडियलिज्म को चैलेंज करते हैं, उसको एक नेवेटी करार देते हैं, मतलब भोले हैं वो लोग, समझते नहीं है ऐसा हम देखा। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड द लॉ ऑफ पॉलिटिक्स इज रूटेड इन ह्यूमन नेचर विच इज सेल्फ सीकिंग, सेल्फ इंटरेस्टेड एंड पावर लविंग? जैसे ही आप ये देखो कि लॉ ऑफ पॉलिटिक्स ह्यूमन नेचर से निकलता है, आपको याद करना चाहिए हांस मर्गनथाउ का
This is his first principle out of the 6 principle of classical realism in modern time. केनेथ वॉल्ट जो कि फादर ऑफ नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, और जॉन मैसियमर जो अभी भी टीवी पे आते हैं, काफी चीजें हम लोग को बताते हैं, ये हैं ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट who took the pioneering effort through his contribution new aspect of politics in 1920s toward the growth of behavioralism. ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपको एक बार पूछा who is the father of behavioralism in political science, we told कि चार्ल्स मेरियम, जिन्होंने बुक लिखा न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, और फिर यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं which of the following best represent a basic assumption of liberalism in international relation. इंटरनेशनल रिलेशन में देखो सबसे लंबा स्टेटमेंट सबसे सही, म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये जो है मेन इसेंस है लिबरलिज्म का इंटरनेशनल रिलेशन. Which of the following statement is not true in relation to World War One? तो क्या इसमें से गलत है वर्ल्ड वॉर वन के बारे में? तो यहीं पे फर्स्ट ही गलत हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो हियर टू द ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो थे, उनकी जो है फर्डिनेंड, जो प्रिंस फर्डिनेंड, तो उनकी हत्या होती है. तो ये हियर टू ब्रिटिश थ्रोन तो नहीं थे, तो इसके चलते जो है ये गलत हो जाए. हैप्सबर्ग एम्पायर, सॉरी, हैप्सबर्ग एम्पायर के जो हियर थे, उनकी हत्या सिराजिवो में होती है. सिराजिवो सर्बिया में है, और उसी से वर्ल्ड वॉर वन चिंगारी की तरह फैल जाती है. तो ये तो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये 3 सही होगा. तो इसको ठीक से पढ़ लेना, मैं टाइम बचाने के लिए पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि एक गलत आपको मिल गया. द इंटरनेशनल सिस्टम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर कैसा था? तो यदि आप देखोगे जो सिस्टम अप्रोच से जैसे देखते हैं मॉर्टन कॉपलान या अदर, तो आपको बाइपोलर दिखेगा. वैसे नाम जो है थर्ड धरा था, लेकिन दुनिया बाइपोलर थी, वेस्ट और ईस्ट में. एक का लीडर यूएसए, दूसरे का यूएसएसआर, सो इट वाज बाइपोलर. Which political ideology believe that the individual in the literal sense is nothing? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है. आप सोचोगे पता नहीं ये क्या है, इंडिविजुअल इज नथिंग. इसका सही जवाब है फासिज्म. क्योंकि यदि फासिस्ट फिलोसफी देखो, तो लाइक मुसोलिनी जो कहा था, एवरीथिंग इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, मतलब ऑर्गेनिक. इंडिविजुअल कुछ नहीं है, वो स्टेट का एक लिम्ब है, मतलब एक पार्ट है. जस्ट जैसे एटम हमारे शरीर में है, सेल हमारे शरीर में, अपना वजूद नहीं है. वो जो है उस टाइप की फासिज्म, लेकिन डिफिकल्ट. फेम, क्योंकि लिबरलिज्म इंडिविजुअलिज्म पे चलती है, सोशलिज्म इंडिविजुअलिज्म को इस तरीके से तो लिटरली नकारती नहीं है, अनार्किज्म तो इंडिविजुअलिज्म को बिल्कुल नहीं नकारती, उसको लेके चलती है. फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल रिलेशन क्लेम दैट द डिसिप्लिन इज हेविली शेप्ड बाय मस्कुलिनिज्म. ये सब केवल आप यदि थोड़ा भी सोचोगे भी ना, आप गलत कर ही नहीं सकते हो. लीगल, पोस्ट कॉलोनियल, एनवायरमेंटलिज्म, केवल मस्कुलिन. फेमिनिज्म किससे जो है चिढ़ेंगे? मस्कुलिनिटी से, एजम्पशन से, मस्कुलिन पर्सपेक्टिव से. तो ये सब इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी. किम्बरले क्रैनशॉ का नाम आते ही आपको जो है इंटरसेक्शनलिटी याद आता होगा, याद आनी चाहिए. उसका मतलब ये होता है, जो ये कह भी आप पूछ रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी आइडेंटिटी है ना, वो कई तरीके, कई लेयर्ड होती है. मान लो कोई जो ऑपरेशन होता है, कोई फेमिनी मतलब फीमेल है, वो एक आइडेंटिटी है, लेकिन वो दलित भी है, गरीब भी है, वो ब्लैक भी है. सोचो तो फिर क्या मतलब कि उसकी कितनी तरह की उसकी ऑपरेशन होगी, ओवरलैपिंग सिस्टम ऑफ ऑपरेशन एंड आइडेंटिटी ऑल्सो. द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो है, अब ये इतना घिसा पिटा लड्डू क्वेश्चन है, ये किस अमेंडमेंट से लाया गया? वी ऑल शुड नो 42nd अमेंडमेंट. और केवल सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ही नहीं इंसर्ट किया गया था प्रेम्बल में, एक इंटीग्रिटी को भी जो है वो इंसर्ट किया गया था. 3 वर्ड. Which of the following articles deal with the amendment of the Indian Constitution? ये सब again लड्डू क्वेश्चन है. We all should know Article 368 is the amendment article. कैसे करेंगे, क्या पावर है, क्या मेथड है, कितने मेजोरिटीज होगा, और which of the following statement about the Rajya Sabha is incorrect? Incorrect की एक लंबी सीरीज है इस क्वेश्चन पेपर में. अब यहाँ देखो, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा. नो, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. राज्यसभा को बहुत लिमिटेड पावर है एज पर आर्टिकल 109. चलो 109, सॉरी ये सही है 109. यहाँ पे ये कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है मनी बिल, है या नहीं है इसकी सर्टिफिकेट लोकसभा के स्पीकर दे सकते हैं. राज्यसभा केवल 14 डेज उसको रोक सकती है.
अमेंडमेंट कोई भी कर सकती मनी बिल में, लेकिन मानना ना मानना लोकसभा का हक है। यदि वो नहीं मानती तो जिस फॉर्म में लोकसभा चाहेगी वो पास हो जाएगा। मनी बिल के बारे में एक बार और जानो कि बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के ये बिल पार्लियामेंट में नहीं लाया जा सकता है, लेकिन यदि एक बार पास हो जाए तो उसको या तो आप प्रेसिडेंट रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, उसको लौटा नहीं सकती है। ये सारी बातें जाननी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, बहुत गौर से देखना होगा इस पेपर में, करेक्टली या इनकरेक्टली है विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट। 14 राइट टू फ्रीडम, नो, राइट टू इक्वल, ये है, उल्टा है ऐसे। 19 जो है राइट टू फ्रीडम, 14 राइट टू इक्वल, तो ये दोनों जो है गलत हो गए। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये भी गलत होगा। आर्टिकल 25 नहीं है, आर्टिकल 29 है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट to minority culture. For 64, the concept of behavioralism. Behaviorism, यहाँ पे ध्यान देना कि behavioralism is different than behaviorism. यहाँ L नहीं है। behaviorism जो है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं कि वो कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, जबकि ग्रुप में इंडिविजुअल कैसे बिहेव करते हैं, ग्रुप बिहेवियर कैसा होता है, ये बिहेवियरलिज्म है जो पॉलिटिकल साइंस में है। इसके जो चीफ थिंकर हैं वो साइकोलॉजिस्ट जेबी वॉटसन हैं। और बिहेवियरिज्म ने जो है, जो पॉलिटिकल साइंस के बिहेवियरलिज्म को इम्पैक्ट किया, इफेक्ट किया, ये भी ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग बोरोइंग्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहाँ से हमने क्या लिया है, तो इसमें भी एक ही करेक्ट होगा। तो देखो हमने जुडिशियल रिव्यू तो यूएसए से लिया है, गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज बिल्कुल सही है यूएसएसआर से, तो एक मिल गया, इसका मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से लिया है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि आपको छांटना है। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, सबसे बड़ा लाइन सबसे सही, द पावर ऑफ जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। गौर करो कि जुडिशियल रिव्यू केवल कानून का नहीं होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी जो निकला है ना, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसको भी डस्टबिन में फेंका जा सकता है कोर्ट के द्वारा। 67 देखो, द अल्टीमेट एम ऑफ प्लेटोज एजुकेशन क्या है, इन सब में देखो तो प्रोड्यूस फिलोसफर किंग। एजुकेशन मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड को देख सकते हैं अपने ज्ञान की आंखों से, वो रूल करे, ना कि इनकरेज ट्रेड, मिलिट्री स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ को तो वो एक तरह से गार्जियन क्लास के एक्सेप्ट ही नहीं करते। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी याद रखो। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस बाय व्हिच अमेंडमेंट, लड्डू क्वेश्चन। अब तो सबको पता होना चाहिए, 101st अमेंडमेंट से जीएसटी आता है, 102nd अमेंडमेंट से क्या आता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सीरीज ऑफ इनकरेक्ट अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब देखो ये 3 टियर तो होता ही है, सही है। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर इन विलेज, और विलेज पंचायत सही है, चलो विलेज पंचायत लिखना चाहिए था। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज प्रोवाइडेड टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन ऑन रोटेशनल बेसिस, ये भी सही है। दे वर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बाय 74th, नो 73rd। ये एकदम बिल्कुल लड्डू टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको मैं इजी बोलूंगा। द मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया प्रमोट्स पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, लड्डू लड्डू एकदम बिल्कुल लड्डू टाइप का क्वेश्चन। Identify the incorrect features of Aristotle's ideal state। उनकी, अब देखो सबसे बड़ा, चलो ठीक है ये तो नहीं है लेकिन ये सही नहीं है, इसमें सबसे बड़ा सही नहीं। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सिटी स्टेट, ये सही है। द साइज ऑफ द टेरिटरी ऑफ एनालिसिस शुड बी सच फॉर पीपल टू लिव फ्री एंड लीजर लाइफ, सही है। इट डोमिनेटेड बाय अपर क्लास, नो, इट शुड बी डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। वो तो गोल्डन मीन के पक्षधर से, ना स्टेट बड़ा होना चाहिए ना छोटा, उसकी पॉपुलेशन ना बहुत ज्यादा ना कम, और ना बहुत ज्यादा अमीर आदमी को शासन करना चाहिए, ना बहुत गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को करना चाहिए। सो इट, ये भी गलत होगा। इट फोकसेस ऑन राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। ऑफ कोर्स राइट टू प्रॉपर्टी को वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये फोकस ऐसा नहीं है। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन अनाउंसमेंट, ये तो आसान होना चाहिए, केवल सबसे लंबा और सबसे तार्किक भी, लॉजिकल भी। 73 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाजाई जुडिशियल फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जहां वो जज की भूमिका में आ जाता है, जब डिसाइड करेगा डिस्प्यूट रिलेटेड टू पार्टी स्प्लिट एंड सिंबल इलेक्शन, तो बिल्कुल जज बन जाता है। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको रोक लेते हैं, मे और मे नॉट बी, क्योंकि आप एडवाइस कर रहे हो, आप जज नहीं हो। इन्फोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जज। डिस्क्वालिफाइंग कैंडिडेट फॉर फेलियर टू सबमिट इलेक्शन एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिल्कुल जज। तो यही एक रोल है जिसमें वो जज नहीं कहला सकता है। कोजाई जुड, कोजाई मतलब आधा, तो आधा जुडिशियल फंक्शन नहीं है।
Which of the following is not an example of affirmative action in India? Reservation, quota, special benefit and all affirmative action, positive discrimination, सोशल जस्टिस के लिए, तो इसमें से कौन नहीं है? तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइज कैसे हो सकता है? तो सबको मिल रहा है, इसमें कोई अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं। इसका मतलब रिजर्वेशन, जितने भी रिजर्वेशन है, कोटा है, सब अफर्मेटिव एक्शन। Which of the following article deal with the Election Commission of India? Laddu, we all should know Article 324. इसमें क्या लिखा है? Superintendence, direction and control is vested in Election Commission of India. Superintendence, direction and control of election. Which of the following statement is incorrect regarding the function of Election Commission of India? Incorrect. Series of incorrect. इसके चलते ये difficult भी बना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये बात भी यही कह रहा है कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, यही 4 टाइप के इलेक्शन केवल ये करती है, ध्यान देना। ये नहीं करती है जो लिखा गया है यहाँ पे, कौन सा नहीं करती है, मतलब जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन है वो नहीं करती। उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत जो कंस्टिट्यूट हुई है, उसका नाता इलेक्शन कमीशन से नहीं है। गौर करना, इलेक्शन कमीशन केवल ये पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करती है। तो यहाँ पे देखो, इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। नो, ये पावर केवल जो है प्रेसिडेंट को है, इसलिए ये गलत है। तो बाकी ये दोनों सही होगा, पढ़ लेना। Which of the following statement is incorrect regarding the recognition of national political party? तो यहाँ पे ना, चलो ये बहुत लंबा लंबा मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सभी स्टूडेंट को याद करना चाहिए कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है। इसमें एक फॉर्मूला याद रखो, 6% वोट इन 4 स्टेट लाइक दिस, ये याद रखो। यहाँ पे इन्होंने इसको कर दिया 5% वोट, तो ये गलत हो जाता है। तो चूंकि मुझे ये फॉर्मूला याद है, इसलिए मैं इसको ऑड वन आउट खोज पाया, लेकिन आपको पता होना चाहिए तीनों स्टेटमेंट सही है। Which of the following statements is incorrect regarding determinant of voting behavior? वोटिंग बिहेवियर किससे अफेक्ट होता है? लाइक गरीबी हटाओ स्लोगन से अफेक्ट हुआ वोटिंग बिहेवियर, लोग गए इंदिरा गांधी के पक्ष में। Class-based voting behavior is often shaped by economic interest and material condition of voters. सही है। Economic issues such as price rise and employment जो है rarely influence voting behavior. No, they do influence voting behavior. ये गलत है ये कहना कि they rarely, इसलिए ये तो बिल्कुल इसका मतलब कि ये गलत है, तो ये सही होगा। Even caste and class तो affect करते ही हैं। C is wrong, they affect. 79, देखो, which of the following statement is incorrect regarding the system approach to comparative politics? अब incorrect क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, गैब्रियल एलमन इनपुट आउटपुट मॉडल नहीं देते हैं, ये डेविड ईस्टन देते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। इसका मतलब ये तीनों सही है, इसको ठीक से पढ़ लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ तेजी से। Which of the following statement is incorrect regarding socio-cultural globalization? Incorrect. English has emerged as a global language. Cultural diversity has completely disappeared. असल में इस टाइप का जो क्रूड लैंग्वेज होता है ना, जनरली गलत होता है। कल्चरल डाइवर्सिटी हैज कंप्लीटली डिसअपियर्ड, ऐसा आप कभी सोच सकते हो क्या? कंप्लीटली डिसअपियर्ड? नो, नो कंप्लीटली डिसअपियर्ड। तो इसको आप यदि गलत कर दोगे तो ये दोनों सही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? अब ये बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। इट वॉज फ्रेम्ड बाय द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, चलो ठीक है, याद भी कर लो। ओरिजिनली कंस्टिट्यूशन ओनली 17 आर्टिकल, तो ये क्या मतलब, यहाँ पे आके आपको लगेगा कि क्या ये सही है कि नहीं है? तो ये सही नहीं है। इनफैक्ट जो मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, 7 आर्टिकल केवल थे, तो याद कर लो। मैं थोड़ा क्वेश्चन मार्क भी करूँ, क्योंकि मैंने एक दिन पहले देखा है 7 आर्टिकल, बाद में 10 आर्टिकल जो है वो बाद में जोड़ा गया है बिल ऑफ राइट्स से। द द आई नो, मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब 10 अमेंडमेंट जो है बाद में हुए बिल ऑफ राइट्स से, 7 आर्टिकल से शुरुआत होती है। द आइडिया ऑफ जॉन लॉक सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस फिलॉसफी, लाइफ, लिबर्टी एंड स्टेट। तो वो जो लाइफ लिबर्टी को रखा उन्होंने, हैप्पीनेस कर दिया, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इट एस्टैब्लिशेस ए फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट। तो ये इसको चेक करना, 7 आर्टिकल में बोल रहा हूँ, चेक करना। द बिल ऑफ राइट इंक्लूड हाउ मेनी अमेंडमेंट? ये मैं कह रहा था कि 10 अमेंडमेंट आती है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेना। बिल ऑफ राइट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन लेके आया, जेम्स मेडिसन एंड ऑल। द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस क्या है? वी ऑल नो कि ये हाईएस्ट जो लेजिस्लेचर बॉडी है चाइना में। तो ये वहाँ की जो है लेजिस्लेचर भी है, इसी से जो स्टेट पावर भी निकलता है। 7 आर्टिकल, चलो मैं यहाँ लिख भी दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक कल्चर। सिविक कल्चर आपको पता है कि जो 3 टाइप के आइडियल कल्चर हैं, पैरोकियल, सब्जेक्ट, पार्टिसिपेंट, उसका जुडिशियस मिक्स है।
सिविक कल्चर 1963 में बुक लिखते हैं हालमैंड एंड सिडनी बर्बा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर, लेकिन ये कहना कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंटीथेसिस है, जस्ट उल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टेड सिस्टम? तो ये जो है हाईएस्ट नंबर जो वोट होता है वो जीतता है, चाहे वो 30% जीते चाहे 25%। इट ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सिस्टम, सिंपल प्रोबेबिलिटी सिस्टम। इट इज यूज्ड टू कंट्री लाइक इंडिया, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल कॉमनवेल्थ कंट्री। लेकिन ये कहना कि कैंडिडेट को जीतने के लिए 50% से अधिक वोट चाहिए तो बिल्कुल बेकार है। तो मेजोरिटेरियन सिस्टम है ये, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी सिस्टम में नहीं होती। यहाँ पे कोई भी 50% तो कोई लाता भी नहीं है जनरली। अपने आप पता है आपको, फर्स्ट फर्स्ट पास द पोस्ट में 30-40% पे ही लोग जीत जाते हैं। In relation, in relation to SOR model used in behavioral and political psychology analysis, identify the incorrect. Very difficult question. ये होता है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स मॉडल। ये साइकोलॉजी में यूज किया जाता है। पहले आप स्टिमुलस दो, जैसे कि अभी मोदी जी ने कुछ कहा कि ऑस्टेरिटी, ये एक स्टिमुलस है। अब आज ऑर्गेनिज्म जो है, हर इंडिविजुअल उसको रिएक्ट कर रहा है कि ये मोदी जी ने जो कहा वो सही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड फिर रिस्पॉन्स आता है, चाहे आप उसको नकार दोगे या करोगे, उस पर डिबेट करोगे, लाइक दैट। सो अब इसमें से कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एसओआर चेन रेफर्स टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नो, द एसओआर इनकरेक्ट। तो हो सकता है ऑर्गेनिज्म मीडिएट बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। एसओआर मॉडल ट्रीट्स ह्यूमन एज ए पैसिव रिसिपिएंट। नो, नॉट पैसिव, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है उसको सोचने की ताकत है। वो देख सकता है, वो समझ सकता है कि जो स्टिमुलस मिला उस पर कैसे रिएक्ट करना है। इसको और पढ़ लेना, डिफिकल्ट। Which of the following statement is incorrect regarding the Right to Information Act? Right to Information Act में देखो incorrect कौन सी है? Under the RTI Act, ये जो कहना है ना कि आरटीआई एक्ट में आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो, नोट शीट देख सकते हो कैसे डिसीजन लिया है, लेकिन आप ये नहीं पूछ सकते हो कि ये एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, रीजन दो कि ये डिसीजन क्यों लिए गए हैं। ये बिल्कुल आपका अधिकार नहीं है। डिसीजन लिए गए, क्या डिसीजन लिए गए कल आप ये जान सकते हो। तो सी जो है गलत है, इसलिए ये सही है। बाकी इसका मतलब ये सब सही है, इसलिए इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है। सही 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 पढ़ लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल इन इंडिया किसने रिकमेंड किया? वी ऑल शुड नो, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एआरसी 1966। आया कब? 2013 में। राइट टू एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? वी ऑल शुड नो, 86 2002 लड्डू क्वेश्चन। 21 ए जोड़ा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिट? 5 टाइप के रीट होते हैं। हैबियस कॉर्पस मतलब टू प्रोड्यूस द बॉडी, ये नहीं है। टू कमांड तो मंडोमस है, तो ये भी गलत हो गया। ये हो गया हैबियस कॉर्पस। सर्ट्यूरी जो है वो सही है। क्वेस द ऑर्डर ऑफ ए लोअर कोर्ट, यदि उसने अपने जुरिडिक्शन को क्रॉस किया है, गलत ढंग से कुछ किया है तो उसको क्वेस कर सकते हो। टू सर्टिफाई का मतलब होता है सर्ट्यूरी। कुओ वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट राइट यू आर ऑक्युपाइंग ए पब्लिक ऑफिस, तो ये भी जो है गलत है। एक ही सही है, सर्ट्यूरी। पांचवा है प्रोहिबिशन। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉलमेंट इन इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब सबसे जो लंबा स्टेटमेंट सबसे सही। एज पर द रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ यूएन, रिफ्यूजी कैन नॉट बी फोर्सिबली रिटर्न टू ए कंट्री वेयर दे फेस प्रोसिक्यूशन। यदि किसी को जान का खतरा है तो आप रिफ्यूजी को भगा नहीं सकते। ये एक बेसिक ह्यूमन, जिसको आप कह सकते हो ह्यूमन राइट है, कि हमको पनाह देना होगा। यदि अपनी कंट्री में भगाओगे तो मेरी जान को खतरा है। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, जिसकी पार्टीज की एनुअल बैठक होती है, इसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं, कॉप, वो कहां से निकल के आता है? वो रियो अर्थ समिट 1992 में ही ये साइन हुआ था, अडॉप्ट हुआ। मी टू मूवमेंट किस तरह का एग्जाम्पल है? अब यहाँ फेमिनिस्ट केवल एक में, आप सोच सकते हो ये कितना आसान क्वेश्चन हो सकता है, लड्डू क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस? तो ये सब तो सही है। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक बनता है, इट क्रिएटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो निकल के आता है गैट से, GATT से, जो बहुत पुरानी संस्था थी 1946 से। 1 जनवरी 1995 को ये कन्वर्ट हुआ थी एक तरीके से न्यू अवतार में, WTO, जो कि गैट अभी भी है, लेकिन वो इसका फंक्शन अब सारा जो है ऑलमोस्ट WTO में आ गया है। Which of the following countries is not recognized as nuclear weapon state under the NPT? इंडिया क्यों रिकॉग्नाइज होगा? जिस टाइम NPT आया 1968 में अडॉप्ट हुआ, उस समय यूएस, चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके ही केवल जो है न्यूक्लियर नेशन थे, न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे, इसलिए इंडिया तो नहीं होगा। इसलिए सही आंसर यही है। व्हाट इज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही।
October 1962, there was a big confrontation between USA and Soviet Union over the installation of Soviet nuclear missile aiming towards USA. हम लोग सब जानते हैं. Among the following statement, identify which one of the characteristic is not based on political behavior analysis. ये बड़ी vague है. तो adopt scientific method and technique behavioralism में होता है. It studies individual person's behavior while analyzing group, the elite and movement. It chooses a frame of reference taken from other discipline. It holds the theoretical research. अब इसका सही जवाब जो है ना, ये मुझे भी कंफ्यूजिंग लगा था मैंने जब देखा और इसको थोड़ा इस पर रिसर्च मैंने किया, तो इसका सही जवाब मुझे लगता है इट होल्ड्स द थियोरेटिकल रिसर्च प्रोपोजिशन. बेसिकली बिहेवियरलिज्म जो है वो फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन को जुटाने की कवायद है, ना कि थियोरेटिकल प्रोपोजिशन पे सीधा पहुंच जाने, क्योंकि ये इंडक्टिव अप्रोच का पार्ट है. जो डिडक्टिव अप्रोच होता है वो इससे शुरू करते हैं, प्रोपोजिशन से नीचे आते हैं. सो बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. हु कॉइंड द नोशन ऑफ स्मार्ट पावर? तो स्मार्ट पावर ऑफ कोर्स जोसेफ ने. और ये सब क्वेश्चन कॉमन है, कई 20 क्वेश्चन इसमें और जामिया मुझे लगता है लगभग जो है कॉमन है. जोसेफ एस नए जो है वो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के मिक्सचर को जो है स्मार्ट पावर कहते हैं. सॉफ्ट पावर के लिए ये जाने जाते हैं. यहाँ पे पढ़ लेना बिहेवियरलिज्म क्यों जो है ये ऑप्शन गलत. Which of the following statement is incorrect regarding international terrorism? सबसे लंबा, तो ये तो सही नहीं, ये तो सही है. यहाँ तो इनकरेक्ट है, तो ये सही है. इट मे इन्वॉल्व नॉन स्टेट एक्टर, सही है. इट ऑलवेज रिसीव डायरेक्ट सपोर्ट फ्रॉम सॉवरेन इंस्टीट्यूट, नो. इट समटाइम रिसीव. जैसे हम पाकिस्तान पे आरोप लगाते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ईरान पे आरोप वेस्टर्न वर्ल्ड लगाता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, लेकिन ऑलवेज नहीं होता है. जनरली नॉन स्टेट एक्टर होते हैं. इसलिए ऑलवेज टाइप का वर्ड, नेवर, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये सब जैसे ही आता है ना इनवेरिएबली ये सब जनरली गलत होता है, इसलिए ये गलत है. सो डियर स्टूडेंट, बिफोर आई से फॉर्मली थैंक एंड आपको इनवाइट करें, इन्फॉर्म करें जो बैचेज चल रहे हैं उसके लिए, तो यहाँ फिर से एक बार देखो कि ये पेपर आसान नहीं है. आपको जो है 10 से 12 वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और जो लंबे लंबे स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है. सो अगेन मैं कह रहा हूँ कि 70 प्लस विल बी ए वेरी गुड स्कोर. यदि 70 प्लस आपको आता है तो आपके अच्छे रैंक आएंगे. दिस इज फॉर जनरल. बाकी जो जो रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा और कम आप कर सकते हो. ये मेरा गेस है, इस पे बहुत ज्यादा मत जाना. ऑलवेज डिपेंड करता है कि कितने लोग दिए हैं एग्जाम और कैसे प्रिपेयर थे, और उसके बारे में लोग कुछ पता नहीं होता है इसीलिए. लेकिन ऐसे यदि देखें, हवा में लटकते हुए देखें, एग्नोस्टिक वे में, तो 70 प्लस इज ए वेरी गुड स्कोर इन दिस पेपर, बिकॉज ये इतना आसान भी नहीं है. डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग. यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. और यदि आप जामिया की आईआर, जैसा मैंने बताया, यदि आप दे रहे हैं एरिया आईआर एंड एरिया स्टडी, तो आपके चांस बूस्ट हो सकते हैं. 15 डेज क्रैश कोर्स ज्वाइन करें. तो आप एएमयू दे रहे हैं, सीपीजी या डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तो अभी भी आपके लिए चांस है कंबाइंड पीजीईटी बैच ज्वाइन करने का, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्स मिलेंगे मॉक के अलावा जो आपके चांसेस को बूस्ट करेंगे. यदि आप यूजीसी नेट की बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जून बैच, तो दो उसमें सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बैचेज चल रहे हैं, पॉल साइंस और आईआर एंड इंडिया स्टडी. रजिस्टर करने के लिए अपने नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे भेजें. इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं पॉल साइंस हेल्प से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अपने जो संदेह है उसको मिटा सकते हैं, या कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह काउंसलिंग एक दो लाइन में दी जाए तो आप जरूर मेल करें. paulsciencehelp.in वेबसाइट है. ईमेल paulsciencehelp@gmail.com. टेलीग्राम @paulsciencehelp है और ट्विटर @paulsciencehelp. चलिए मिलेंगे किसी एक और वीडियो एनालिसिस के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड लक.